this session. Hopefully this session will be very useful to you. डायरेक्टली आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पर, जो हम पिछले वीक से इसको पढ़ रहे हैं. तो मुझे इसको किस तरीके से रिवाइव करेंगे, इसको यहाँ पर रिवाइव ना करके जैसा हमने लास्ट क्लास में भी रिवाइव किया था, तो हम सीधे क्वेश्चन बैंक पर आते हैं. क्वेश्चन बैंक आप सबके पास है, ताकि हमारा समय बचे और हम सही तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकें कि वॉट एवर गिवन इन द नोट्स वो वाकई यहाँ पर भी अवेलेबल है कि नहीं, और हम उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं, हम उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं. तो जैसे हमने क्वेश्चन बैंक को हम खोलते हैं तो हमें ये पहला ये सारे क्वेश्चंस दिखते हैं क्वेश्चन बैंक में. तो ये जो पहला है जो क्वेश्चन है, ये रिवेट का क्वेश्चन है, जो आप नोट्स में देख सकते हैं. ये ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं. आप डायग्राम देखकर ही समझ जाएंगे कि कौन से हमको करने दी. ये देखिए, ये रिवेट का क्वेश्चन है. ऐसे दो क्वेश्चन है रिवेट्स के, ये दोनों आपको इम्पॉर्टेंट है और आप इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे. हम सिर्फ एक बार व्यू लेना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक और हमारा जो नोट्स है उसमें किस तरीके से हम मैच कर पा रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली जो मैंने आपको 2 पेपर लास्ट टाइम दिए थे वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप उनको भी देखेंगे क्योंकि मैंने उसको ग्रुप में पोस्ट कर दिया था. तो आप साइमल्टेनियसली उन क्वेश्चंस को भी देखिए कि ये आपको उसके सॉल्यूशन नोट्स में मिलते हैं या नहीं. ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल एज इट इज़, हर चीज़ सेम. विंटर 17 में पूछा गया है. ये पुली का क्वेश्चन है. नोट्स में आप देखेंगे तो ये आपको शायद फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा. बिल्कुल सेम टू सेम विदाउट एनी चेंजेस. ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आपको सेम क्वेश्चन पूछा गया है. एंड वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों हम सब कोई साथ मिलके आज इसको देखना चाह रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले के वीडियोज़ लेक्चर में भी बताया है और जब हम सिलेबस को रिव्यू कर रहे थे तब भी बताया था कि जो यूनिट नंबर 3 है उसके कई बार ऐसा भी होता है कि किसी यूनिट से क्वेश्चन न पूछ के इसी यूनिट से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, नॉट ऑफ 10. ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इसमें मिलते हैं. तो जो 20 मार्क के लिए हम जो है इसको पढ़ना चाह रहे हैं, नॉट फॉर 10 मार्क्स. और हम तो ऐसा होप रखना चाहिए हमको कि मैक्सिमम टाइम यदि 20 मार्क्स के यहाँ से आ जाए तो हम बहुत आसानी से इसे हम पास होने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हमेशा स्कोर करने के लिए पढ़ते हैं. तो इसकी भी स्कोरिंग हम बहुत आसानी से कर सकते हैं. साइमल्टेनियसली और प्रश्न देखने की प्रयास करते हैं. ये देखिए, अगेन रिवेट का क्वेश्चन, द सेम रिपीटेड अगेन एंड अगेन. इसके बाद देखिए, ये कोन का लेग सेंटर का क्वेश्चन है. ये भी हमने सॉल्व किया है क्लासेस में. लेग के कोन सेंटर का जस्ट इसके डायमेंशन चेंज है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं. तो ये जो क्वेश्चन है इसको भी हमने सॉल्व किया है. व्हाट इज़ डी, इसको ABCD बनाकर मोटे मोटे तौर पर A और ये बीच वाला यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन 2B प्लस C और प्लस D, इसको हम करते हुए इसका वॉल्यूम निकालते हैं. एंड देन आफ्टर अल्टीमेटली टू मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी और वेट को निकालने का प्रयास करते हैं. तो आज हम इसके देखने के बाद, क्वेश्चन बैंक को देखने के बाद, हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी अपनी कॉपी में साइमल्टेनियसली इनके फॉर्मूले नोट करेंगे. और साइमल्टेनियसली आपको कोई प्रश्न हो तो आप बीच क्लास में भी पूछ सकते हैं. और ये देखिए, कोन का है. कोन हमारा जो है फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन, उसका ये प्रॉब्लम है. इस तरीके का आपको जो प्रॉब्लम है ये नोट्स में भी आपको अवेलेबल मिलेगा. नोट्स में भी आप इसको देख सकते हैं. देखिए, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में भी. इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था. और ये सिंपली कोन का प्रॉब्लम है. इलिप्टिकल साइड से भी हमने इसको सॉल्व किया. ये देखिए यहाँ पर, ठीक है. और ये इलिप्स से रिलेटेड है.
लेकिन अभी आप यहाँ देखेंगे तो ये सिंपल कोन है और इसका सॉल्यूशन ये ऊपर वाला जो प्रॉब्लम है इसके ये वाले पोर्शन का फार्मूले को ही हमको प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए ये प्रॉब्लम भी नोट्स में है, इसको हम अभी देखेंगे। और ये देखिए अगेन लेट पुल्ली का जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है ये पूछा गया कई बार, तो डेफिनेटली ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये प्रॉब्लम भी हम देखेंगे ही अभी, ये अभी रिपीट हुआ 2 बार। रिवेट अगेन देखिए तीसरी बार आई थिंक रिपीट हो रहा है, रिवेट चौथी बार रिपीट हो रहा है। और ये लेट सेंटर दूसरे से तरीके से बनाकर उसको बनाया हुआ है। ये फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन हो गया, यहाँ से कोन को हमने काट दिया, तो ये जो पोर्शन है सी दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बैंक में यदि हम विंटर 2015, 16, 17, 18 का देखेंगे तो हमको कई प्रॉब्लम्स इसमें मिलेंगे और ये प्रॉब्लम सारी आपकी सॉल्व है ऑलरेडी नोट्स में। तो नोट्स में जितनी भी प्रॉब्लम है सभी आप अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। जो लास्ट पेपर मुझे याद आ रहा है मैंने देखा था, उसमें जो क्वेश्चन पूछा है आई थिंक आपके पास किसी के पास होगा, तो आप खोल के साइमल्टेनियसली देख भी सकते हैं। जो लास्ट ईयर का मैंने पेपर दिया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ये स्टील चेन का प्रॉब्लम लास्ट ईयर पूछा गया था। मेरे पास नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैंने कहीं सेव भी किया है कि नहीं, मुझे याद नहीं है वो पेपर, और आपको देने का प्रयास करूँगा, तो आप लोग इसे भी ज़रूर देखिएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस प्रोसेस को, और एक बार रिवाइव करते हैं कि अल्टीमेटली हमने किया क्या है इस पूरी यूनिट में, ताकि एक तरीके से कंडेंस फॉर्म में हम इसे पढ़कर समझ सकें, और साथ ही साथ सही तरीके से आपको कोई अभी भी डाउट हो तो आप साइमल्टेनियसली किसी भी प्रॉब्लम में डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो आज हम जब इस लेक्चर को एंड करेंगे तो वी आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड इट वेल, अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं कॉन्फिडेंट। ये नंबर 3 का जो दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि हमारे फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर में यदि ये 20 नंबर का पूछ लिया जाएगा तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। लेकिन यदि नहीं पूछा गया तो हम क्या करेंगे, हम को आगे के जो चैप्टर्स हैं, स्पेशली आई कुड नॉट रिमेंबर वेल, 7वां या 8वें यूनिट में सेम एज इट इज़ इसी पोजीशन पर हमको इसी पोजीशंस को ध्यान में रखते हुए हमको क्या बोलते हैं और भी हेल्प मिलती है। सेम वॉल्यूम, डेंसिटी, मल्टीप्लिकेशन एंड वेट, ये इस तरीके से आपको जो नेक्स्ट फाउंड्री, खासकर फाउंड्री, वेल्डिंग, सब जगह आपको इसी फार्मूले का प्रयोग बार बार करना है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में यूनिट 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू अंडरस्टैंड इट वेल, आप 3-4 यूनिट में अपने हाथ जमा सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए हम पहला ये न्यूमेरिकल ले रहे हैं और इसमें अब हम देखेंगे कि इसमें हमने एग्जैक्टली किया क्या है। तो हमको एक सिंपली हमारा जो फॉर्मूला है, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वेट मतलब भार इन केजी या ग्राम, दूसरा वॉल्यूम यानी कि आयतन, हमको आयतन निकालना है, और डेंसिटी मतलब घनत्व। यदि जिस मटेरियल का वो पीस बना हुआ है उसके घनत्व से हम उसके वॉल्यूम को गुणा करें तो हम उसका भार निकाल सकते हैं ग्राम या केजी में। इन पूरे डायग्राम्स को देखते समय, खास कर यूनिट नंबर 3 ऑनवर्ड, हमें ये ध्यान रखना है कि अक्सर जो हमारी डेंसिटी दी हुई रहती है, ये देखिए यहाँ पर 7.2 ग्राम पर सीसी दी हुई रहती है, और 7.2 ग्राम पर सीसी यानी कि सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जब हमको दिया रहता है तो हमको जो हमारा वॉल्यूम निकालना है, स्पेशली वी हैव टू कैलकुलेट इन सेंटीमीटर क्यूब। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा सॉल्व करने का, ये हमने वीडियो लेक्चर्स में भी आपसे कई बार शेयर किया है।
तो जब हम कोई भी प्रश्न देखें तो खासकर सबसे पहले इस डायग्राम के नीचे दिया हुआ ऑल डायमेंशन आर इन सेंटीमीटर जरूर देखें। डायरेक्टली यदि आपको 12 दिया है और हमारी हैबिट है कि चूँकि हमको हर चीज़ mm में दी रहती है तो हम इसको सीधे mm में नाप लेते हैं, लेकिन ऐसा हमें यहाँ पर नहीं करना है। हमें हमेशा इसे चेक करना है कि किस में दिया हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली सॉरी जो हमारा डेंसिटी है वो 7.2 ग्राम पर सीसी में ही दिया रहता है। तीसरी यूनिट को करने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने आपको बताई। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो इस स्कोरिंग, इस डिप्लोमा, इस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, मेरे आपके इन सब से अलग है, और वो ये कि इसके बाद, इस यूनिट को करने के बाद आप इस पोजीशन पर रहते हैं कि लाइफ लॉन्ग किसी का भी वेट निकाल सकते हैं खुद होकर, विदाउट एनी एड। तो आप सही इंजीनियर बनने का आप जो स्टेप है उसमें यूनिट नंबर 3 हमें बहुत मदद करती है। आपको कोई भी एक पीस दे दे, कल आपके घर में कोई पुली हो और आपको उसका वेट निकालना हो, आप बैठे बैठे डायमेंशन मेजर करके उसका एक रफ डायग्राम बनाइए, वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूले आपके पास रेडी है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करिए और उसका वेट निकालिए। आपको किसी भी यदि आप प्रोडक्ट का डायमेंशन आपके पास है तो फिर आप इसके बहुत आसानी से इसका वेट निकाल सकते हैं। और अक्सर ये होता है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, डेंसिटी में। अब वो डेंसिटी ही चेंज रहती है, और माइल्ड स्टील की डेंसिटी मानते हुए आप 7.8 देखिए, कई हम लोगों ने लिए हुए। अब यदि वो कॉपर की बनी हो, ब्रास की बनी हो, तो आपको टेबल देखना पड़ेगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की किताब में टेबल दिया हुआ है, तो आप उसको इस टेबल की सहायता से काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि टेबल नहीं दिया है तो आपको 7.8 ग्राम पर सीसी, ये मैंने वीडियो लेक्चर्स में भी कई बार बोला है, 7.8 ग्राम पर सीसी की सहायता से भी आप इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको खुद भी निकालिए और देखिए कि आपको एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो पहले प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए हम इसकी गणना करते हैं। तो आप सभी अपने पास कॉपी पेन आए हैं, होपफुल कि आप रखे होंगे। आप इनको सबको नोट कर लीजिए, है ना। यदि कोई सिलेंड्रिकल पार्ट का आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको कौन सा फार्मूला प्रयोग करना है, π/4 d² × L। d² × L रखने में d का जो मान है वो हमेशा सेंटीमीटर में रहेगा और L का मान, लेंथ का मान भी सेंटीमीटर में रहेगा। तो इस पूरे प्रोडक्ट को, इस पूरी पुल्ली के स्टेप पुल्ली को हमने एज अ प्रोडक्ट माना, और ये माना कि ये कास्ट आयरन की बनी है, और इसको हमने ABCD मान लिया। जो डैश लाइन है अंदर होल है उसको हमने डिलीट कर दिया। तो ओवरऑल वॉल्यूम इसका कितना रहेगा, A + B + C - D। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हर बार हम जो भी प्रोडक्ट है उसको ABCD इस तरीके से बांटेंगे और बांटने के बाद उसका वॉल्यूम निकालने का प्रयास करेंगे। अब पार्ट ए का यदि हम वॉल्यूम निकालें, एक ही लेंगे हम क्योंकि बाकी सब सेम है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखना है। तो आप हमेशा याद रखिए, सिलेंड्रिकल पोर्शन का यदि हमको कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो वी विल यूज़ द फार्मूला π/4 d² × L। अब हमने यदि A का लिया है, से फॉर एग्जांपल, तो A का डायमीटर यहाँ दिया हुआ है 12 φ। ये देखिए φ दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। φ मतलब डायमीटर है, ये हमको पता है, तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो π/4 d² × L, L का मान हमने लिया है 4, जो कि दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो हमारा आंसर आया 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आप ध्यान रखेंगे, जब भी इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो आप सेंटीमीटर क्यूब आपका लिखा होना ही चाहिए। दूसरे पार्ट बी की ओर बढ़ते हैं। तो अब आप इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ जाएंगे। पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, एवरीथिंग आर सेम, लुकिंग एज सेम, लेंथ डिफरेंट है और डायामीटर डिफरेंट है। तो आप इस तरीके से निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, और टोटल वॉल्यूम निकालने के बाद इसे सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, 144 पाई को आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं करना है तो आप पाई के सापेक्ष में रेफरेंस में
आप पूरे आंसर निकाल लीजिए। हर बार यूनिट ज़रूर लिखिए, क्योंकि देखिए एक तो हम इस पूरे इसमें हमने इसको कभी भी क्लास में किया नहीं है, वरना क्लास में तो हम एक एक व्यक्ति को करवाते हैं, तो इसमें हमने किया नहीं है। तो आप खुद करेंगे तभी ये आप इसके ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड को ध्यान में नहीं रखते, आपको ये पूरा सीखना ही है हमेशा, लाइफ लॉन्ग, हमेशा आपको ये काम आएगा। इस तरीके से भी आप सोचेंगे तभी आप इसको सही तरीके से सीख सकते हैं। वेट निकालने के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये पाई का मान यहाँ पर 22/7, 7.2 ग्राम कास्ट आयरन की बनी पुल्ली है, और यहाँ पर हमारा 5.3 kg इसका आंसर आ गया। तो इस पुल्ली जो जिसका डायमेंशन ये दिया हुआ है, इसका हमारा वेट हो गया 5.3 kg। तो अल्टीमेटली हमको इसी तरीके से निकालना है। कभी कभी जो न्यूमेरिकल है उसमें नंबर ऑफ़ पीसेस बढ़ जाते हैं आपके, जैसे इसमें देखिए 10 mm स्पिंडल है, या आपको उसका रेट ऑफ मटेरियल दिया होगा, स्क्रैप निकालना है, इस तरीके से ये ट्विस्टिंग है। तो ये आप जैसे ही आपने यदि पुराने वीडियो देख रखे होंगे तो फिर आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एट प्रेजेंटली हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि हम वॉल्यूम निकालना जो है आज के वीडियो लेक्चर में, उसको सही तरीके से ध्यान में रखते हुए करेंगे, और सारे चीज़ों को हम नोट भी करेंगे। तो आई एम होपफुल कि आपने पहला फार्मूला लिखा होगा, π/4 d² × L, किसी भी सिलेंड्रिकल सेक्शन के डायमेंशन को का वॉल्यूम निकालने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरीके का लेथ सेंटर कई बार आया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देंगे ये 60 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, तो ये अपोजिट भी 60 डिग्री होगा। एक त्रिभुज समबाहु है यदि, तो उसके सारे 60 डिग्री होता है, ये हमको पता है, ये थ्योरम हम पहले पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब जो यदि इसमें दो तरीके के आते हैं, एक इसमें ये h निकालना है, ये सब हम पहले देख चुके हैं। हम इस फॉर्मूले को देखेंगे, जब हमको इसका फॉर्मूले का हमको डायरेक्टली r पता हो तो हम कोण का सीधे फॉर्मूला यहाँ से लिखेंगे 1/3 πr²h। r निकालने के लिए हमको h निकालना पड़ेगा, और h निकालने के बाद ही हम r निकाल सकते हैं। दैट्स वाई हमने इसको हाफ पोर्शन किया, और यहाँ से इसका r निकाला, हाइट निकाली, और इस हाइट को यहाँ पर रखते हुए हमने इसका वॉल्यूम निकाला। कोण b π/4 d² × L, ये b का मान है, तो a + 2b + c और + d। तो ये शेप हमारा अभी जो हमने डिस्कस किया पहले प्रॉब्लम में, ये सारे सिलेंड्रिकल शेप है, π/4 d² × L, ये सब हमको समझ में आ रहा है। अब हमारा बचा a एंड देन d। तो ये जो d है, अब हम इसको देखते हैं। d के लिए देखिए इसमें दो समस्याएं हैं। एक, इस वाली प्रॉब्लम में हमने यूज़ किया है फॉर्मूला, दोस्तों मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। हाँ, हमने इसे फार्मूला प्रयोग किया है a1 + a2 + √a1a2 × h/3, एरिया निकाला। ये बुक में एज इट इज़ दिया हुआ है, मैंने इसीलिए जैसा बुक में दिया उसी को हमने रिपीट किया। इसका एक दूसरा फार्मूला भी है, और ख़ास कर किसके लिए, फ्रस्ट्रम के लिए। और फ्रस्ट्रम ऑफ कोन या फ्रस्ट्रम ऑफ पिरामिड, ये भी हम आज देखने का प्रयास करेंगे, बिकॉज बाकी के तो आप जितने भी स्ट्रक्चर देखेंगे वो मोस्टली सिलेंड्रिकल ही है, लेकिन कोन, फ्रस्ट्रम ऑफ कोन या फ्रस्ट्रम ऑफ पिरामिड या इलिप्स, इसमें हमें समस्या आती है। तो अब देखिए a1 + a2 और a1a2 करते हुए हमने इसका जो एरिया है उसको ध्यान में रखते हुए इसका निकालने का प्रयास किया है। तो a1 यदि मैं लूँ, यदि इस कोण का, ये फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोण है। क्यों है फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोण, ये आप निर्धारण कर सकते हैं कि यदि यहाँ 4φ है और यहाँ 6φ है, मतलब ये भी एक राउंड है और ये भी 6φ एक राउंड है, तो यदि ये ऊपर और होता कोण तो ये ऑफकोर्स कोण होता। चूँकि यहाँ से काट दिया गया है तो ये हम इसे फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोण की श्रेणी में गिन रहे हैं।
तो फ्रस्टम ऑफ कोन के गिनने के लिए 4 और 6 को डायमीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमने इसका ए निकाला है, एरिया π/4 डी स्क्वायर। तो इसकी सहायता से π/4 को हमने कॉमन कर लिया है और कॉमन करने के बाद h/3 से मल्टीप्लाई करते हुए इसका वॉल्यूम निकाला है। ये एक वो हो गया फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमने ये फार्मूला प्रयोग किया है। कृपया आप सभी दूसरा फार्मूला इसको नोट कर लें, सॉरी तीसरा, पहले हमने डिस्कस किया 1/3 πr² कोन का। आप साइड में जब भी बना रहे हैं तो कोन का एक शेप बना लीजिए, उसमें r क्या है, h क्या है, ये सब भी लिख लीजिए ताकि इस क्लास के एंड में आपके पास एक रेडी कौन साइन है और आप एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन उसका प्रयोग कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो आपने अभी लिखा है फ्रस्टम ऑफ कोन, इसको लिख लीजिए। ये V4 वाला फॉर्मूला a1 + a2 प्लस √a1 a2, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। V1 + 2v1 और V3 V4 इसको करते हुए हमने ये सब निकाला है। इसको आप पढ़ेंगे एक बार तो समझ में आ जाएगा, या आप वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिवेट। रिवेट में ये जो बीच वाला पोर्शन है ये हमारा परफेक्ट सिलेंडर है, और इस प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था एट द टाइम ऑफ वीडियो लेक्चर कि ये जो 3 दिया हुआ है ये 5 है, क्योंकि यहाँ पर R दिया हुआ है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि यदि आपने इसको ये B दिया हुआ है, यहाँ पर कहीं पर भी 5 नहीं दिया हुआ है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये सिलेंडर है। ये इस डायग्राम की सबसे बड़ी मिस्टेक है, और चूँकि परीक्षा में भी सेम एज इट इज़ पूछा जाता है। लेट्स सी, आई थिंक ये प्रॉब्लम यदि पूछी होगी किसी ने, क्योंकि ये बनाते हैं पेपर, तो ये देखिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर इन्होंने लिख दिया है ना, सेम जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। जो पेपर बनाने वाला है ना, उसने फाई डालने का भी प्रयास नहीं किया, ये उसने हाथ से बनाया, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तो ये पेपर में भी देखिए हाथ से बना दिया है, और जैसा बिल्कुल कॉपी बुक का प्रॉब्लम है ये, जैसे यहाँ 3 है तो इन्होंने भी यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख दिया। अरे भाई अब 3 सेंटीमीटर लिख दिया तो आपको पता नहीं है कि ये डायमीटर है। आपको समझ में आ रहा है क्या कि इसमें फाई लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। और ये प्रॉब्लम ऐसा ही पूछ देते हैं, जैसे बुक में जो मिस्टेक हुई है उन्हीं को रिपीट करते हुए, जिससे कि क्या है बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं और वो फिर इसको समझ नहीं पाते, और जिनको समझ में आ गया वो इसको डायामीटर ही कंसीडर करते हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो लेक्चर में भी बताया था। तो ये 3 जो है ये 5 है, आपका डायामीटर है 5 है, और इसको आपको 3/5 कंसीडर करते हुए ही πr/d² का फॉर्मूला प्रयोग करते हुए इस बी सेक्शन का आपको वॉल्यूम निकालना है। नाउ यहाँ पर सिर्फ 2 सेपरेट सेक्शन बाकी हैं, और ये आपके स्फीयर का पार्ट है, पोर्शन है, सेगमेंट है। तो इस स्फीयर के पोर्शन के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, π/6। इसको लिख लीजिए, हमारा चौथा या 5वां जो भी फॉर्मूला नंबर है आपके कॉपी में, और साथ ही साथ इसका एक छोटा सा डायग्राम भी बना लीजिए इस तरीके से, और लिखिए सेगमेंट ऑफ स्फीयर। सेगमेंट ऑफ स्फीयर, ठोस जो स्फीयर रहता है उसका छोटा सा पार्ट, तो सेगमेंट ऑफ स्फीयर। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, π/6 h² 3d - 2h। आई थिंक ये h है, ये गलत है, ये सिर्फ h है। π/6 h 3d - 2h, ये कुछ भी नहीं है। तो आप इसी तरीके से लिखिए, देखिए π/6 4 है इसका डायमीटर, ओके, स्क्वायर है, ये कितना है हाइट इसकी, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, यस 2 है, तो h² है। हाँ, तो ये h² है, π/6 h² 3d - 2h। और इस तरीके से एक सेगमेंट है, स्फीयर का सेगमेंट, इसको इस तरीके से बना लीजिए। तो आपका
तीसरा या चौथा जो भी नंबर आएगा उसको नंबर डालते हुए इसका डायग्राम भी वॉल्यूम का बना कर रखिए, ताकि फिर आप सही तरीके से इसे एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आप तुरंत इसे याद कर सकें। बाकी वॉल्यूम निकालना आप देख सकते हैं यहाँ पर 2a + b, इस तरीके से इसका टोटल वॉल्यूम निकाल जाएगा, वेट निकल जाएगा। जैसे भी नंबर ऑफ रिवेट्स है, आप थोड़ा सा प्रश्न पढ़ेंगे तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम जो अभी हमने डिस्कस किया था, और ये मैंने बताया था कि ये कई बार जैसे कि आप क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं, ये कई बार पूछा गया है, आई थिंक 1-2 बार। ये देखिए सेम प्रॉब्लम ये है, या ये है, ये दोनों सेम प्रॉब्लम है। इसे हम देखने का प्रयास करते हैं। तो यदि हम इसको सेगमेंट्स में बांटें तो ABCDEFGH, एक प्रॉब्लम ऐसा भी आया है जिसमें हम उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते हैं और एक ही न्यूमेरिकल में E और F को सॉल्व करते हैं, तो ये भी हमने किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ अ कोन का जो पहले फार्मूला हमने लिखा था, ठीक उसके अपोजिट फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए फॉर फ्रस्टम ऑफ कोन, तो फार्मूला लिख लीजिए π/3 × h × r ब्रैकेट में r1² + r2² + r1r2। अब हमने जो पहला फार्मूला लिखा था वो a था एरिया से, यहाँ पर सिर्फ रेडियस से रिलेटेड है। तो ये दोनों फार्मूले यदि आप a1 a2 a1² + a2 a1 + a2 + √a1 a2, इसके पहले वाला जो फार्मूला है, यदि आप उसको प्रयोग करेंगे तो भी आप फ्रस्टम ऑफ कोन को सॉल्व कर सकते हैं, या आप π/3 h r1² + r2² + r1r2 इसका प्रयोग करेंगे तो भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी दोनों जो है फ्रस्टम ऑफ अ कोन के साइड में ये फार्मूला भी लिख लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि ये दोनों फार्मूले से आप फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इस प्रॉब्लम में थोड़ा ट्रिकीनेस था। क्या ट्रिकीनेस था? ये दिया हुआ था 3/5, ये जो है इसका नीचे का बेस, B का बेस, ये देखिए यहाँ नहीं दिया हुआ है, ये दिख रहा है तो थोड़ा मैं बड़ा करने का प्रयास करता हूँ। हाँ, ये देखिए हम B की बात कर रहे हैं, और B में जो नीचे जो बेस है, उस बेस का डायमीटर हमको 3/5 दिया हुआ है यहाँ, यानी कि 3 डायमीटर दिया हुआ है इसका, लेकिन ये जो भाग है ये नहीं दिया हुआ है, ये भाग हमको नहीं दिया हुआ है। ठीक इसी तरीके से कोन के ऊपर वाला पोर्शन 1/5 दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसे प्रोजेक्ट करते हुए ये जो लाइन है, यानी कि ये 2/5, तो हम इसको प्रोजेक्ट करते हुए इसका मान हम 2/5 रखेंगे, रेडियस लेंगे तो ये आ जाएगा 1। और ऊपर का भी आपका 1 का आधा हो जाएगा 0.5। तो इस तरीके से आप इसे इस फॉर्मूले में प्रयोग करते हुए π/3 h r1² + r2² + r1r2 में रखते हुए r1 0.5, r2 1 और r1r2 0.5 × 1 में रखते हुए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसकी हाइट आपको दी हुई है 2। तो ये फार्मूला भी आप अभी लिख लीजिए ताकि आप इसे आसानी से देख सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें हमने एक इस तरीके का प्रॉब्लम किया था, ध्यान देंगे सभी। ये E और F यदि आपको एक ही इसमें सॉल्व करना हो तो आप एक ही इसमें कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकीनेस है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हर बार E को अलग निकालिए और F को अलग निकालिए, वो आगे के प्रॉब्लम में हम देखेंगे। और चूँकि वो हमको एक नया न्यूमेरिकल हो जाता है, तो आप कोई हमको हड़बड़ी तो है नहीं कि जल्दी से सॉल्व करना है प्रॉब्लम। आप हमेशा E का मान अलग निकालिए और F का मान अलग निकालिए, और बाद में E और F को माइनस कीजिए। जितने भी डैश लाइन है अंदर
आपके प्रोडक्ट के अंदर पीस के अंदर, उसे आप उस डैश लाइन को आपको नेगेटिव में करना ही है, उसको माइनस करना ही है, ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रॉब्लम में आपको ये फिर से एक सिस्टम ऑफ कोण मिलेगा, जिसके लिए हमने फिर से इसी जो अभी हमने न्यूमेरिकल लिखा है π/3 HR1² + R2² + R1 R2, तो इसका प्रयोग करते हुए हम इसे निकालने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रॉब्लम में जो मैंने आपसे बोला वॉल्यूम ऑफ ई, तो देखिए π/4 1² - 0.75² × 2, इसकी लेंथ 2 है। तो ये जो है ई और एफ जो अभी हमने डिस्कस किया इसके पहले वाले इसमें, यहाँ पर सपोज मुझे इस पोर्शन का ई एफ को एक ही फार्मूला का प्रयोग करना पड़ता, तो मैं क्या करता, π/4 को अलग निकालता, इन दोनों को देखेंगे हम तो, और बड़े डायमीटर से छोटा डायमीटर को माइनस कर देता और मल्टीप्लाई बाई उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन यहाँ पर जो हमारी लेंथ है वो अलग अलग है, देखिए 2, यहाँ पर है हमारी 4 और यहाँ पर 1 है। तो ये फार्मूला हमको कब प्रयोग में आएगा, जब हमारी लेंथ इक्वल रहेगी 2। तो जो आपका अंदर वाला डैश पोर्शन है और बाहर वाला जो पोर्शन है, यदि इसकी लेंथ सेम है, देन आप सीधे डायमीटर को माइनस कर दीजिए 1² - 0.75² और आपको सीधे वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ई। लेकिन यदि आपके डायमीटर अलग अलग हैं, लेंथ अलग है, तो आप फिर इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये कहाँ पर प्रयोग होगा, ये वाला फार्मूला, जब आपका डायमीटर सेम है। तो इसलिए यदि इस तरीके का कोई कन्फ्यूजन होता है तो बेटर टू ओमिट इट, आप इसे भूल जाइए और हमेशा ई और एफ का अलग अलग वॉल्यूम निकालिए। अभी ये इस प्रॉब्लम में यदि हम देखेंगे तो ई ही माना हुआ है, डैश लाइन को अलग से ऐसे डिसइंटीग्रेट नहीं किया हुआ है, और ई = एक पोर्शन मानते हुए ही इसको सॉल्व कर दिया गया है। जब आप करेंगे तो यहाँ जो अंदर डैश लाइन दिख रही है, इसे आप एफ कंसीडर करिए, और एफ कंसीडर करने के बाद आप इसे ई - एफ ऐसे करते हुए इसे सॉल्व करिए, जिससे कि आपकी मिस्टेक्स कम होंगी। अब देखिए हम फिर से वहीं पर आ गए, और ये फ्रस्ट्रम ऑफ अ पिरामिड के लिए हम देखिए फार्मूला प्रयोग कर रहे हैं h/3 a1 + a2 √ a1 a2। ये जो है इसको लिख लीजिए आप, फ्रस्ट्रम ऑफ पिरामिड के लिए एक फार्मूला हमारा है h/3 a1 + a2 √ a1 a2। और यही फार्मूला जब हमने आज लेक्चर स्टार्ट किया तो उस समय हमने ये यूज़ किया था, और मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला देखिए बिल्कुल सेम है। मैं उस फार्मूले को स्क्रीन पर लाता हूँ। ये देखिए a1 + a2 √ a1 a2 × h/3, यानी कि आपको किसी भी फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन या फ्रस्ट्रम ऑफ अ पिरामिड, इनका यदि आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको सिर्फ एक ही फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस फार्मूले को लेकिन आप अलग से याद रखिए, ताकि आपको याद रहे कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जहाँ पर आपने कोन लिखा है वहाँ पर आप क्या करिए, स्लैश करके पिरामिड भी लिख दीजिए, ताकि आपको एक ही फार्मूला आपका रहेगा। और इस a1 + a2 √ a1 a2 का प्रयोग हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि एक ही फार्मूला है, पिरामिड और कोन में हम एक ही फार्मूले का प्रयोग करते हैं, तो हमको वॉल्यूम निकालने में काफ़ी आसानी होती है। इसलिए लेकिन निकालते समय हम ध्यान रखेंगे कि जब पिरामिड की बात हो रही है, और यदि सपोज इस तरीके का पिरामिड है, तो अब हम एरिया निकालते समय π/4 d² नहीं करेंगे जैसे हम, या r² नहीं करेंगे जैसे हम जनरली जब हम कोन का निकालते थे तो हमने किया था। इसमें हमको डेफिनेटली 4.3 × 4.5 इस तरीके से
निकालते हुए इसका एरिया निकालना पड़ेगा, या 4 इंटू 2.5 इस तरीके से निकालते हुए इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ये ध्यान रहे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ A1 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 4.5, A2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 4। तो ये सब अलग अलग है, इसका हमको ध्यान में रखना है एरिया निकालना है। ठीक इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए 2.5 दिया हुआ है, जो हमने पहले अभी रिवेट का प्रॉब्लम देखा था, इसमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन हमको उसे π/4 d² इंटू L से ही करना है। ठीक इसी तरीके से इसे भी हमें सॉल्व करना है। अब आते हैं हम इस लिंक की प्रॉब्लम पर, जो मुझे याद आ रहा है कि लास्ट ईयर ही, जो अभी दिसंबर में अभी जनवरी फरवरी में जो 6th सेमेस्टर की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें बैकलॉग में ये पूछा गया है। तो इसको जब हम देखेंगे तो लिंक को देखते समय हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, और मुझे लगता है कि इसे एक्सप्लेन करने के बजाय आप वीडियो लेक्चर इसका देख लें लिंक वाला, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि हमारा थोड़ा समय भी बचे और हम सही तरीके से इसे जस्टिफाइड कर सकें। तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। हम अभी चूँकि ये वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल लिंक का जो प्रॉब्लम है वो किसी भी प्रॉब्लम से मैच नहीं होता है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कम्प्लीटली डिफरेंट है बाकी सारे प्रॉब्लम से, तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप इसका वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप इसे रिवाइव कर सकें अच्छे से। ये प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है, और कई सालों बाद मुझे ऐसा याद आ रहा है कि पिछली बार ये पूछा गया है, कई सालों बाद ये रिपीट हुआ है। ये प्रॉब्लम भी कई बार रिपीट हो चुका है। सेम फर्स्ट टर्म ऑफ कोन है ये, लेकिन इलेप्टिकल है। तो डेफिनेटली जब हम ये एरिया निकालेंगे h/3 A1 A2 √A1 A2, ये फर्स्ट टर्म ऑफ कोन है, हाँ है, लेकिन ये क्या है, इलेप्टिकल सेक्शन है। तो अब देखिए इसका एरिया निकालते समय आपको इसका एरिया कैसे निकालना है ये ध्यान में रखना पड़ेगा। एरिया आप इलिप्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़े हैं, और आई थिंक मशीन ड्राइंग में भी आपने इसे देखा और पढ़ा होगा। तो आप उस हिसाब से मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर निकालते हुए इसका हाफ लेंगे, और उसकी सहायता से आप इसका एरिया निकालेंगे। तो ये जो पोर्शन है एरिया निकालने का इलिप्स का, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। जैसे इसका मेजर एक्सिस 10 है, फॉर एग्जांपल A1 का यदि मैं A का बात करूं और B को लूं, तो A हमारा मेजर एक्सिस हो गया और B हो गया हमारा माइनर एक्सिस। इसका हाफ करते हैं, तो चूँकि हमको एरिया निकालना है, तो अंदर वाला पोर्शन का जब हम बाहर वाले पोर्शन का निकालते हैं तो 10/2, और B का हो गया 4/2, दैट इज़ 5 and 2। तो A1 निकल गया 5 इंटू 2। डेफिनेटली 5 इज़ इन सेंटीमीटर, 2 इज़ इन सेंटीमीटर, तो आंसर विल बी इन सेंटीमीटर। हम अभी सिर्फ एरिया निकाल रहे हैं, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, हमें पता है। ठीक इसी तरीके से जब हम A2 का निकालेंगे, तो अब ये देखिए यहाँ पर इसका जो इनर सेक्शन है वो बदल जाएगा। यहाँ पर आएगा 6/2 और 3/2, ये अंदर वाला इलिप्स है, इसका हम निकाल रहे हैं एरिया। इसका A दिया हुआ है 6 और B दिया हुआ है 3। तो 6/2 और 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, तो हमारा दूसरा एरिया आएगा, दैट इज़ 14.14, दैट इज़ अगेन इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जब भी एरिया निकालें तो ध्यान रखें आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, न कि सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब आप वॉल्यूम निकालें और अल्टीमेटली वॉल्यूम में इस h से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वॉल्यूम है दैट विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसको, ये वाली जो प्रॉब्लम है लास्ट प्रॉब्लम इसको हम अभी सॉल्व करेंगे एक साथ, ताकि हमें एक बार पूरा रिवाइव हो जाए ये प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को हम एक साथ करने का प्रयास करेंगे अब इसमें।
मैं एक बार ये रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय हो गया है 40 मिनट, एंड देन आई विल स्टार्ट माय रिकॉर्डर, और फिर हम एक साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं, ताकि जिससे कुछ भी कोई भी चीज़ें छूटी हुई हो तो हम उसको फिर से लाइन अप कर सकें, और लाइन अप करने के बाद हम उसे जो कोई भी प्रॉब्लम अभी किसी को हो इसको निकालते समय, तो वो भी इसे साइमल्टेनियसली देख सके। तो ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम भी होगी, और साथ ही साथ हम एक बार पूरे यूनिट का रिवाइव कर लेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ये लास्ट प्रॉब्लम दी हुई है। यदि आपने इस प्रॉब्लम को समझ लिया तो फिर आप किसी भी तरीके का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ों का थोड़ा बहुत इसके अंदर सभी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, सभी वॉल्यूम्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स, ये मैं रिकॉर्डर ऑफ कर रहा हूँ।